अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार सारे बच्चों का तहे दिल से खैर मकदम। मैं इरशाद सर बहुत टाइम से आपके क्लास में ये बात बता रहा हूँ। आपके ऑफलाइन क्लास में आपके साथ बेटा सारे बच्चों के साथ ये बात मैंने शेयर की कि हमारा जो उसके क्लासेस में यूजुअल प्रोग्राम रहता है ख़ासकर नीट के लिए, तो हम नीट के एग्ज़ाम से पहले करीब 1-2 महीना पहले हम शुरू करते हैं बेटा नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज़, जिसका बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स देते हैं और नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक पिछले 4-5 साल से हम ये लगातार कर रहे हैं। तो मैंने जितने बैचेज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारे बैचेज़ में बता दिया था कि एक चीज़ मुझे कमी लगी जो नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज़ में एडअप होना चाहिए। वो बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है और इस साल भी इंशाल्लाह चलेगी, लेकिन एक और चीज़ एडअप करना है उसमें, जो मैंने सोचा कि पर्सनल लेवल पे वो उसमें एडअप हो जाए। और व्हाट वाज दैट, वो ये है कि नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज़ जब हम शुरू करते हैं उस टाइम सारे बच्चे अपने अपने घर में होते हैं, और सारे बच्चे जो अपने अपने घर में होते हैं, हम जब इधर से क्वेश्चंस भेज रहे हैं, आप सॉल्व करते हैं या आपको साथ डिस्कस करते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे, आप टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपके साथ नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक और सीरीज में अपने पर्सनल लेवल पे ऐड कर दूं, जिसमें मैंने आपको वादा किया था कि मैं हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी टॉप मोस्ट 15 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 एमसीक्यूज हर चैप्टर से। आप अंदाज़ा कर लीजिए, हर चैप्टर से सिर्फ हम 15 यानी 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फॉर नीट 2025। ठीक है बेटा, तो आज के इस एपिसोड में जो पहला इसका एपिसोड है, इसमें बेटा शुरू करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। हमने शुरू से ही शुरू करना है और हम शुरू करेंगे बेटा आज के इस लेक्चर में। मैं चाहूँगा कि एक दो बातें और ऐड कर दूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। वो ये है कि हमारा लेक्चर जो है ये ज़्यादा लेंथी ना हो और टू द पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। आप बने रहिए बेटा मेरे साथ। ठीक, हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक, आपके एनसीईआरटी पे बेटा जो पहला चैप्टर है वो हमारी स्क्रीन पे इस टाइम है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है ये देख लीजिए बेटा, हम डिस्कस करेंगे, मैं बॉटनी का फिलहाल डिस्कस करूंगा, और इसमें पहला चैप्टर जो हमारे पास होगा दैट इज लिविंग वर्ल्ड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा बेटा क्या रहेगा, 15 रहेगा, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। और इधर से मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, ये नीट 2025 के लिए टॉप 15 एमसीक्यूज फ्रॉम एवरी चैप्टर। हर चैप्टर से हम सिर्फ टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और जो भी हम क्वेश्चन बेटा इधर डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको क्या होगा, जो भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट डे, अभी चूंकि फिजिकल इंटरेक्शन हो जाएगा हमारी क्लासेस में, नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद व्हेन एवर इट इज, ठीक, मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है, मेरे क्वेश्चंस के बारे में एक बात फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, हर साल मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस जो है ये किसी मॉड्यूल से नहीं लिए होते, ये किसी बुक से नहीं लिए होते हैं, ये कहीं मैं क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट से नहीं लेता हूँ। आप गूगल करके इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करके, खुद मेहनत करके बेटा आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा बेटा इधर आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे अब ये ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ लीजिए बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको सिलेक्ट करना है बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मैं टाइम नोट कर देता हूं। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बेटा और आपको सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन मास, ये देखिए बेटा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, आपके एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है बेटा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो बाय सेल डिविजन्स। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, असल चीज़ जो है बेटा ग्रोथ के बारे में याद रखना चाहिए, असल सेल जो हमारे पास, जो ग्रोथ के बारे में असल चीज़ है, ये हमारे पास बेटा एक सेल है, ये याद रख लीजिए। ठीक, तब तक ग्रोथ होगी नहीं जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी सेल डिवीजन कब होगा, जब सेल का प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो, कॉमन क्या है, कॉमन ये है
कि दोनों ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हो जाएगी बेटा बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ हो जाएगी सेल डिवीजन से, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन है बेटा, तीसरा ऑप्शन, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट मीन्स ग्रोथ का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, एक्सक्लूसिव है, रिप्रोडक्शन भी एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल है, ठीक। अब अगर आप यही चीज बेटा देखेंगे किसमें, यही चीज अगर हम देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जो मैंने इधर बनाया था बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन से एक सेल से बेटा दो सेल्स बनती हैं, तो इसका मतलब है इसका नंबर भी इंक्रीज हो गया इंडिविजुअल्स का। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दे आर टेकन इन सेम सेंस, लेकिन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बोलते हैं कि ग्रोथ को हम नहीं ले सकते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं ग्रोथ जो है इस अगर हम ग्रोथ से मतलब लेंगे इंक्रीज इन मास यानी एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को नहीं ले रहे हैं बेटा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास ये जो दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये स्टेटमेंट जो है बेटा ये गलत स्टेटमेंट है और इसी को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है इसकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो था, ठीक, इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना था। ऑप्शन नंबर 2 जो है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और एक चीज मैं बता के चलूं इधर, वो ये कि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस है बेटा, इन क्वेश्चंस के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैंने ये क्वेश्चंस जो है बेटा ये सिलेक्ट किए हैं किससे, ये सिलेक्ट किए हैं आपके पूरे नीट के सिलेबस से। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके नई एनसीईआरटी में नहीं हो, लेकिन नीट के सिलेबस में जो चीज़ है वो सारी आपको डिस्कस करनी है। चलिए इसी के साथ हमारी स्क्रीन पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। We are not very clear about the usage of terms growth and reproduction। देख लीजिए बेटा, we are not very clear about the usage of terms। हमारे पास 2 टर्म्स का यूजेज, एक है बेटा ग्रोथ, ठीक है, या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए हम वेरी क्लियर नहीं है, हमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होती है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ और वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। ये कब पॉसिबल है? जब हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, या ऑल ऑफ द अबव। अब देख लीजिए, अगर इसे अभी मैंने ये चीज़ आपको दिखाई भी, अगर हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और हम बोलते हैं बेटा इसमें सेल डिवीजन ग्रोथ है, जब ये सेल डिवीजन करेगा तो एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगे बेटा? 2 सेल्स बनेंगे। तो ये एक सेल है बेटा, ये दूसरी सेल है। अब हम इसको ग्रोथ भी बोलते हैं और इसी को बेटा हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। किन में बेटा? इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। याद रखें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें हम क्लियर नहीं होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है अभी भी मैंने बताया दे आर टेकन इन द सेम सेंस। चलिए नेक्स्ट बेटा, और एक क्वेश्चन, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका देख लीजिए बेटा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। जो नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं इनसे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है? सिलेक्ट। पहला ऑप्शन क्या जो है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये केमिकल्स के बने हैं, ठीक है। These chemicals small and big belong to various classes, sizes, functions, etc. ये जो हमारे पास सारे केमिकल्स है बेटा they belong to various classes, इनका साइज भी डिफरेंट होता है, इनकी फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं और सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के ही बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ जो है ये केमिकल स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में भी हो सकते हैं, साइज भी इनका डिफरेंट हो सकता है, कुछ बल्कि भी हो सकते हैं, कुछ सिंपल भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी बेटा इनकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये भी सही है। आर कॉन्स्टेंटली being made and changed into some other biomolecules। Exactly, सेल का काम ही बेटा ये रहता है, सेल का काम ही ये रहता है कि सेल में जो भी केमिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली बेटा चेंज होते हैं into some other form of biomolecule, ठीक है। तो ये भी बेटा सही है। दीज कन्वर्जेंस आर नीदर केमिकल रिएक्शंस नॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब जब एक केमिकल चेंज होता है इनटू डिफरेंट केमिकल, समझ में आ रही बात? तो हम ये स्टेटमेंट बोलता है कि ये
कन्वर्जेंस ये न तो केमिकल रिएक्शंस हैं और न मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी होगी और मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होगी। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये जो फोर्थ वाला हमारे पास ऑप्शन है बेटा, ये सही ऑप्शन है। बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस होंगी, लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस बेटा होंगी, ये सारी रिएक्शंस क्या है, ये सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एंड केमिकल्स अगर चेंज हो रहे हैं ना, डेफिनेटली ये केमिकल रिएक्शंस भी हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही पहले आपने कहीं देखे हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, एक होता है बेटा हमारे पास कि सेल के अंदर कोई रिएक्शन हो जाए, और एक होता है कि सेल के बाहर हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं बेटा, इनको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो रिएक्शंस, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, लिविंग रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो इसको बेटा हम बोलेंगे इन विट्रो, तो ये सही है। एंड आइसोलेटेड, दूसरा देख लीजिए, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन और रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, ये भी हमारे पास जो है ना, ये भी हमारे पास सही चीज़ है, समझ में आ रही बात, ये भी सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो, हम इस रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना हम इसको लिविंग कह सकते हैं ना हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अब टेस्ट ट्यूब में कर लें, ये रिएक्शन लिविंग थिंग नहीं है, ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? सो दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली दीज आर लिविंग रिएक्शन। लिविंग थिंग क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग थिंग के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो हो गए बेटा हमारे पास अभी तक 4 क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। हर कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल को हैंडल करेगा, जो भी केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के बारे में बाखबर है। ये स्टेटमेंट प्रूव क्या करता है? ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। फिर से बताऊंगा, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज एंड ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स, इस स्टेटमेंट से बेटा क्या प्रूव हो रहा है? कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। इससे बेटा प्रूव हो रहा है कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, कॉन्शियसनेस हर ऑर्गेनिज्म में होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ होती है बेटा ह्यूमन बींग्स में, लेकिन इधर लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कैन हैंडल केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। इसलिए हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है इट इज अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, देयरफॉर एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस, तो इट प्रूव्स कॉन्शियसनेस, ठीक है बेटा। चलिए और एक चीज़ बेटा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट को किस में बेटा ज़्यादा डिफिकल्ट है डिफाइन करना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिविंग, ये बोलना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्लांट्स में भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ह्यूमन बींग्स में बेटा ये ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ह्यूमन बींग करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूमन बींग्स में बेटा क्यों ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स जो है बेटा ये होते हैं ब्रेन डेड। आपकी एनसीईआरटी ने ये चीज़ डिस्कस किया है। से फॉर एग्जांपल अल्लाह बचाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो अनकॉन्शियस है, आईसीयू में है और ये रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये कंप्लीटली डेड है, ठीक है। तो सच पर्सन्स आर ब्रेन डेड, दे आर वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। तो ऐसे हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इस कंडीशन में, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ये बताना कि वेदर दे आर लिविंग और दे आर डेड, ठीक है। लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा आते हैं। Which of the following is not true regarding binomial nomenclature? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है?
बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये लैटिन में होते हैं और बेटा हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। पहला वर्ड जो है इसको जीनस बोलते हैं और दूसरा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है सिंपल उसको बेटा स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स मस्ट ऑलवेज हैव अ लैटिन ऑरिजिन, दे मस्ट ऑलवेज हैव अ लैटिन ऑरिजिन, ये स्टेटमेंट रख लो, इसको देख लो फिर से। बायोलॉजिकल नेम्स मस्ट ऑलवेज हैव अ लैटिन ऑरिजिन, नो it is not necessary, they must have a Latin origin. If they are having a Latin origin, it is okay. If they are not having a Latin origin, they can be Latinized, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है और फिलहाल यही तो सही लग रहा है। अब ये वाला स्टेटमेंट भी देखेंगे। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा रॉन्ग है। बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं दे मस्ट ऑलवेज हैव अ लैटिन ऑरिजिन, ये सही नहीं है। लैटिन के बगैर कोई भी ऑरिजिन हो सकता है लेकिन हमने उनको लैटिनाइज करना है, ठीक है बेटा। हो गए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए टैक्सा। टैक्सा बेटा कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। डॉग्स, प्लांट्स, मैमल्स, ऑल ऑफ दीज एक्चुअली रिप्रेजेंट ए टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैमेलिया जो है ये क्लास है, ठीक है। डॉग जो है ये एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज को बोलते हैं। प्लांट्स इसी तरह से इसमें पूरा एक किंगडम ही आता है। सो दे रिप्रेजेंट, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट द टैक्स और टैक्सोनॉमिक रैंक बट एट डिफरेंट लेवल्स। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टमैटिक्स डिफर्स फ्रॉम टैक्सोनॉमी इन इंक्लूजन ऑफ। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से डिफर होती है। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी से एक्स्ट्रा क्या चीज होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है बेटा, नहीं होती है। कैरेक्टराइजेशन होती है, नहीं होती है। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म्स, यस। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या फर्क है? सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक्स में बेटा हम पढ़ते हैं एंसेस्ट्री के बारे में, सिस्टमैटिक्स के बारे में। ये चीज टैक्सोनॉमी से एडिशन में होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सेल स्ट्रक्चर ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बेटा सही है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a taxonomic group with fundamental similarities is called। हमारे पास बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक। अब जिसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं वो कौन सा ग्रुप है? इसका मतलब है जिसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगे तो डेफिनेटली वो ग्रुप स्पीशीज ही होगा। आंखें बंद करके, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनमें उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होगी। फंडामेंटल सिमिलैरिटी स्पीशीज में होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which of the following group is characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। याद रखें, प्लांट स्पीशीज के रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे और प्लांट स्पीशीज के वेजिटेटिव फीचर्स पे हमने किस ग्रुप को बेटा कैरेक्टराइज किया है, ठीक है। जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, स्पीशीज को। हमने फैमिली को बेटा, फैमिली में हम 2 बड़े कैरेक्टर्स लेते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी, ठीक है। तो फैमिली को बेटा हमने कैरेक्टराइज किया है ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ ए प्लांट स्पीशीज, ठीक। अब मुझे नहीं पता है आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते थे या नहीं आते थे। जो नहीं आता था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है जो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है, इसको हर कोई बच्चा इजी लेता है, ठीक। तो ये चैप्टर बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें भी अगर ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको सोचना पड़ा, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक, तो आपको लिविंग वर्ल्ड को फिर से एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी कोई टेंशन दिखे, कोई परेशानी दिखे, वहाँ पे बेटा आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी जो है बेटा हमारे पास ये है कि जिसमें बहुत कम सिमिलैरिटी हो वो पहले रखें, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जिसमें हो वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है बेटा। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज़। अब सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में होती हैं बेटा? स्पीशीज़ में होती हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे ज़्यादा जो सिमिलरिटी है बेटा वो स्पीशीज़ में होंगी सबसे ज़्यादा, तो फिर डिक्रीज़ होते जाएंगे, तो स्पीशीज़ सबसे लास्ट में आएगी। अब स्पीशीज़ किस में सबसे लास्ट में आती है, ये ज़रा देख लो। देखो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और स्पीशीज़, तो ये वाला जो है ये सही आंसर है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई जो है बेटा, फंजाई, ठीक है, फंजाई में क्या होता है, फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स के साथ फिलहाल मैच कर देते हैं, देखेंगे क्या होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना फंजाई में, यस। और हाइड्रा जो है बेटा इसमें होती है बडिंग, ठीक है। अब प्लेनेरिया जो है इसमें होती है बेटा ट्रू रिजेनरेशन। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस जो है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, इसमें बेटा होता है फ्रेगमेंटेशन। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ज़रा मिलाइए आप क्या हो गया। फर्स्ट फंजाई जो है इसको मिलाया हमने फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फोर्थ, ये तो अभी 3 में भी है 4 में भी है। फिर हाइड्रा को हमने मिलाया बेटा थर्ड के साथ, ये बी भी इधर 3 है, इधर भी 3 है। फिर प्लेनेरिया को हमने मिलाया 1 के साथ, इधर भी इसी तरह से। फिर प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस को मिलाया 2 के साथ, यानी कि डी को 2 के साथ, डी को 2 के साथ, तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रही बात। तो ये मैच कॉलम एक था बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैच कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं ये। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, assertion reason, the problem of classifying the organisms is more complex। ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से किसी ने भी बहुत अच्छे से आज तक ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई नहीं किया है। तो हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये सही तो है, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। रीजन, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैग्सा एट सेम लेवल। जितना ज्यादा हायर कैटेगरी होगा, से फॉर एग्जांपल किंगडम होगा, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैग्सा। अब किंगडम का रिलेशनशिप स्पीशीज के साथ क्या है, किंगडम का रिलेशनशिप जीनस के साथ क्या है, ये चीज जो है ना, इस चीज को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यही प्रॉब्लम है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम सही नहीं हो रहा है। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से असर्शन रीजन, ये वाला नहीं देखा होगा कहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मेरा आज लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बोला था। सरदर्द भी थोड़ा सा है, ठीक, तो मैंने सोचा अब 2-3 इसी तरह से वीक्स चले गए, तो आज मैंने सोचा कि नहीं मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक। हो सके मैं 1-2 चैप्टर्स के बाद थोड़ा सा गर्मी में, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, ठीक, तो फिर मैं लाइव जा सकता हूँ किसी भी टाइम। क्योंकि अभी जो मेरा स्टूडियो घर में है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, ये समझें कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इधर, तो इसलिए मैं अभी लाइव नहीं आ सकता आपके साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स में ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो उसके सेल्स में नहीं होती है। देखिए, ब्लड का अलग फंक्शन है, वही फंक्शन जो पूरा ब्लड करता है वो आरबीसी का फंक्शन नहीं है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन नहीं है। आरबीसी अलग फंक्शन करेगी, डब्ल्यूबीसी अलग फंक्शन करेगी, और फिर ब्लड का एक कलेक्टिवली अलग फंक्शन होगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होती है ना टिश्यू की, उनका इंडिविजुअल फंक्शन अलग होता है, टिश्यू का फंक्शन अलग होता है। वही लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ये सही बात है ना। रीजन क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग सेल अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ये भी सही है कि इमर्जेंट यानी कि नई प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला ही बेटा इसका आ जाएगा, ठीक। तो इसके साथ हमारे आज के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, ठीक। ये लिविंग वर्ल्ड था, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। इन क्वेश्चंस को फिर से थॉरोली बेटा देख लीजिए। जहाँ कहीं भी लग रहा हो कि इधर उधर कहीं हो गया है, समझ में नहीं आया है, या आपका कहीं डाउट हो, ये वाली ऑप्शन सारी इसको नहीं हो सकती है, दूसरी हो सकती है, ठीक। उसके लिए बेटा आप मुझसे
जब चाहें क्लास में रब्ता कर सकते हैं, या आपका मेरा नंबर आपके पास होगा, उसके थ्रू भी बेटा आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दूसरे हफ्ते दूसरा चैप्टर लेके, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन मैं बोल के रखूँगा इससे पहले ही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करने के से पहले आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थॉरोली पढ़ लिया करें, तो दूसरे हफ्ते फिर जब मैं ये वाला लेक्चर डिलीवर करूँ, आप एक एक क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और खुद ही आपको उसका जवाब भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से थॉरोली आपने पढ़ा नहीं है, और अगर कहीं पे परेशानी है, कन्फ्यूजन है, वहाँ पे बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।